गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो इस ऐप के माध्यम से आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चे इस ऐप के माध्यम से फ़ायदा उठा रहे हैं और आशा करते हैं आप भी उठा रहे होंगे। मज़ा आ रहा होगा आपको इन क्लासेस में। तो अपना जो 11th क्लास का भौतिक विज्ञान का चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं मापन, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो गया था। आंकिक प्रश्न चल रहे थे, 3 उदाहरण अपन ने कर लिए थे। नेक्स्ट जो है चौथा उदाहरण जो है यहाँ अपन देखते हैं। समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सूर्य के कोणीय व्यास की माप इतनी है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है इतनी है, तो सूर्य के व्यास का परिकलन कीजिए। तो देखो, अपन ने थ्योरी जब पढ़ी थी तो अपन ने चांद के व्यास की बात की थी। अब अपने सूर्य की व्यास की बात करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यास हो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो, अभी ऐसे एक बनाया पृथ्वी, क्या बनाया, पृथ्वी, ठीक है। यहाँ बना दिया बड़ा सा सूर्य, पृथ्वी का ये पॉइंट है, सूर्य ये है। सूर्य का व्यास ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, सैटेलाइट को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के सैटेलाइट को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के ऐसे कोण से देखेंगे तो कितना कोण आ रहा है। तो अपन इसको इस तरह से लगभग ऐसे कोण नाप लेंगे, ठीक है। फिर इधर का देख लेंगे तो लगभग ये कोण भी आ जाएगा भाई। ये डायग्राम अपन ने देखा था। ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, सूर्य देवता। क्या है भाई, सूर्य देवता है। अब सूर्य देवता का व्यास नापना है, क्लियर। या व्यास तो सूर्य देवता कोणीय माप दी हुई है, सूर्य की दूरी दी हुई है, तो क्या सूर्य देवता का क्या नापना है भाई, व्यास। तो ये दूरी दी हुई है, ये डी है, कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, क्लियर। ये लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। अब ये व्यास है, कोण कितना दिया हुआ, 1920 सेकेंड, कोण भी दिया हुआ है थीटा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है भाई, व्यास। तो मान के चलो इस व्यास को मैं बी बोल दूं, हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये एक चाप है, ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो आपको पता होगा सूत्र, मैंने पुनः आपको बता देता हूँ, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। जो याद किया आपने वो एग्जैक्ट मत करना भाई, मैं पहले कर रहा हूँ डेरिवेशन से, बस कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या याद है। कोण कितना है, ये थीटा। चाप कितना है, ये चाप, बी चाप का काम करेगा। और त्रिज्या क्या होगी, ये वाली, ये डी और डी, त्रिज्या समान है ना, ये ऐसे डी, ये वृत्त बनेगा ऐसे, क्लियर। तो त्रिज्या कितनी है, डी। अब अपने को निकालना क्या है, बी। तो बी क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी। थीटा रेडियन में होना चाहिए, डी दिया हुआ है। तो बात करते हैं थीटा की। थीटा है 1920, तो थीटा मैं इधर निकाल लेता हूँ। थीटा कितना है, 1920 सेकेंड। मुझे पता है 1 सेकेंड का मान, अभी मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। बताया था कि नहीं बताया था, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। थीटा का मान आ गया, डी दिया हुआ है, रख दो मान, तो आ जाएगा आपका मान 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी डायमीटर। ये डी जो ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11। ये जो भी आएगा, इसके बाद इसकी करनी है गणना, और गणना के बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। क्या आ जाएगा, बी। बी मतलब व्यास। अतः व्यास जो है, सूर्य का व्यास कितना आएगा, ये आपको गणना करनी है। ये सारी गणना करके आपको निकालना है, क्लियर। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर आएगा भाई। ये आपको गणना करनी है, घर पे चेक कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत बेटा आपको भी करनी पड़ेगी, क्लियर। यहाँ पे ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से सूर्य का एक हिस्सा देखा, यहाँ से सूर्य का दूसरा हिस्सा देखा, कोण पता चल गया 1920। ये दूरी अपने को पता है 1.496 दी हुई है, ये दूरी निकालनी है। तो अपने का कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। और मैंने आपको बताया था कि जब दूरी ज़्यादा होती है तो सीधी रेखा को चाप मान सकते हैं। अगला सवाल बेटा ध्यान से पढ़िए कि यदि किसी नाभिक का आमाप जो वास्तव में 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से
10⁻14 10⁻−15 से 10⁻14 मीटर परिसर में बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक 10⁻5 मीटर से 10⁻4 मीटर के परिसर में कर दिया जाता है तो परमाणु का लगभग जो आमाप है वो कितना होगा। देखो ध्यान से इसको कैसे समझते हैं, ऐसे देखो, नाभिक और परमाणु, सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। नाभिक का साइज होता है 10⁻−15 मीटर, तो परमाणु का कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है। क्लियर। अब अगर इसका आकार पिन जैसा, मतलब 10 की घात इसके पिन, इसका आकार जो पिन जैसा कर दे, पिन, नुकीली पिन जैसा, और नुकीली पिन का इसने कहा क्या 10⁻−5 मीटर, हम ऐसा कर दें, इससे नाभिक का साइज जो है ये कर दें, मतलब कितने गुना बढ़ गया, 10⁻10 गुना बढ़ा भाई। 10⁻5 को 10⁻10 10⁻−15 को 10⁻10 से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। तो नाभिक जो इतना है एक्चुअल में उसको नुकीली पिन के आकार का कर दिया गया, इतना कर दिया गया मान लो, मतलब उसको 10⁻10 गुना बढ़ाया। तो निश्चित रूप से परमाणु जो है उसको भी 10⁻10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा परमाणु 1 मीटर का। क्लियर। या अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक और परमाणु में 10⁻5 का अंतर है। नाभिक जो है परमाणु से 10⁻5 गुना छोटा है, या परमाणु जो है नाभिक से 10⁻5 गुना बड़ा है। तो ये अगर 10⁻5 गुना, ये 10⁻5 गुना बड़ा है तो ये आ जाएगा। तो ये भी 10⁻5 गुना, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 मीटर ही तो आएगा। तो अपन निश्चित रूप से अगर नुकीली पिन के आकार का नाभिक माना जाए इस आकार का, तो निश्चित रूप से जो परमाणु है वो कितने का होगा 1 मीटर का होगा। तो 1 मीटर, सुनना, 1 मीटर, अब परमाणु का आकार कितना आ गया 1 मीटर आया। ध्यान से देखना बच्चों, 1 मीटर। तो यदि अपन कहें यदि परमाणु एक मीटर व्यास का है तो उसका नाभिक है, तभी उसका नाभिक नुकीली पिन के आकार का होगा। क्लियर बात है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इससे बढ़िया कोई मेथड हो नहीं सकता समझाने का। नाभिक अगर 10⁻−15 मीटर है तो परमाणु जो है 10⁻−10 मीटर का होता है। ये छोटा है, 10⁻−15 जो है छोटा है, 10⁻−10 बड़ा है। दोनों में अंतर कितना है 10⁻5 गुना का। मतलब अगर परमाणु 10⁻−10 मीटर कोटि का है तो नाभिक बहुत छोटा है, उससे 10⁻5 गुना छोटा है। इनका जो अंतर है वो कैसे होता है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि एक बड़ा स्टेडियम है, एक बड़ा क्या है स्टेडियम है, और अगर ये स्टेडियम परमाणु है तो नाभिक क्या होगा, इसमें घूमती हुई एक मक्खी के बराबर साइज़ क्या होगी, मक्खी। एक बड़े स्टेडियम में, एक बड़े स्टेडियम के केंद्र पर, एक बड़े स्टेडियम के केंद्र पर एक मक्खी जो है वही क्या होगी, नाभिक होगी, वही नाभिक होगी। इतना आकार होता है फ़र्क। देखो एक बड़े स्टेडियम में, एक बड़े स्टेडियम, एक पूरा बड़ा स्टेडियम में एक परमाणु मान लो, तो उसके अंदर एक मक्खी, एक खिलाड़ी भी नहीं, एक खिलाड़ी भी नहीं, एक धोनी भी नहीं, एक कोहली भी नहीं, एक मक्खी के आकार का नाभिक होता है। मतलब आप सोच लो कितना छोटा तुलना करी गई है। तो वही चीज़ है, ये जो है तुलना रदरफोर्ड ने बताई थी। तो इसके बाद मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो क्या है, एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापों के लिए ये पाठ्यांक दिए गए हैं। तो अपन कहते हैं चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को थोड़ा सा सरकाते हैं ऊपर और शुरू करते हैं कहानी। कहानी ये है कि एक सरल लोलक है। सरल लोलक बेटा आप 10वीं कक्षा में पढ़े हो, इस तरह का जो सरल लोलक होता है और ऐसे ऐसे दोलन करता है, ये दोलन करता है, ये सरल लोलक है। ये यहाँ से शुरू होता है, इधर जाता है, वापस आता है, इधर जाता है और वापस आता है, तब इसका एक चक्कर पूरा होता है। और एक चक्कर में से लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई,
आवर्तकाल कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा था। देखो सरल लोलक है, ये रस्सी बंधा हुआ एक गोला है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, एक चक्कर पूरा, फिर वापस इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हुआ, उसका आवर्तकाल कितना मानते हैं, टी। तो उसने कहा कि हम एक सरल लोलक है, उसका दोलन काल या आवर्तकाल एक ही बात है, दोलन काल या आवर्तकाल एक ही बात है बेटा। प्रयोग के क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक जो है, एक बार उसका दोलन काल आया 2.63, एक बार आया 2.56, एक बार आया 2.42, एक बार आया 2.71 और एक पॉइंट आया 2.80। क्लियर। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तीनों तरह की त्रुटियां ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, मतलब यहाँ पे अपने को सार्थक अंक मान के चलने तभी हल होगा। सार्थक अंक जो है उसको कंसिडर करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सार्थक अंक कंसिडर करके चलना जरूरी है। देखिए अब 5 मान है, 5 मान से पहले तो आएगा अपना मुख्य मान, और आप बताओ अपना मुख्य मान कैसे आएगा। इन सब का ले लेंगे अपन औसत, तो क्या लेंगे 2.63, 2.56, 2.42, यहाँ से करते हैं पूरा आ जाए अपना। तो 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। आपको पता है क्या कर लेंगे, मुख्य मान के लिए लेंगे औसत। तो मुख्य मान या औसत मान, माध्य मान या मुख्य मान क्या होगा, माध्य मान या मुख्य मान जो है बट्टा कितने हुए, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गोले हैं 5 मान, ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताओ। मुख्य मान, दोलन काल, कुछ भी बोल दो, तो टी का मान आ जाएगा अपना कितना आएगा भाई, सब जोड़ो औसत निकालो, तो ये आएगा 13.12/5। कितना आएगा 13.12, सबको जोड़ोगे 13.12 आ जाएगा बट्टा 5, और जब 5 का भाग दोगे तो इसका मान आएगा 2.624 सेकंड। सबके सेकंड मात्रक लगे हुए, ठीक है। और सार्थक अंक, ये देखो सार्थक अंक कितने हैं सब में, 3 है, मात्रक लगे हुए, इंपॉर्टेंस है। इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 सार्थक अंक, पर अपना जो अभी आंसर आया वो कितने सार्थक अंक तक आया, 4 सार्थक अंक तक आया। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके 3 सार्थक अंक तक लाना है, क्योंकि 3 सार्थक अंक है। तो अपन अब क्या करेंगे, या 3 सार्थक अंक तक लाना है, या पॉइंट के बाद न्यूनतम कितने 2 है, तो पॉइंट के बाद 2 तक लाना है, तो पॉइंट के बाद 2 तक लाना है, यहाँ तक लाना है, मतलब इस 4 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस 4 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2.62 सेकेंड। ये तो आ गया मुख्य मान। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटियां। तो निरपेक्ष त्रुटियों की बात करते हैं। निरपेक्ष जो त्रुटियां हैं बेटा उसकी बात करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि सबसे पहले होगी डेल्टा T1, फिर होगी डेल्टा T2, फिर डेल्टा T3, फिर डेल्टा T4 और फिर होगी डेल्टा T5। और ये मान के चलो मॉड में कर लें तो ही ठीक है, इसमें कर लें मॉड्यूलस में कर लें, मतलब प्लस माइनस से अपने को मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ अंतर से मतलब है। तो शुरू करते हैं 2.63 माइनस 2.62, किसी को भी करो आगे पीछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को मान लेना है पॉजिटिव। 2.42, 2.71 और 2.80, ये सारे मान रख दिए, और इसमें से जो औसत मान आया वो मैंने घटा दिया। इन दोनों का अंतर देखा तो मेरे को अंतर मिला 0.01। इन दोनों का अंतर देखा तो 4 और 2 6, तो 0.06। कम ज़्यादा नहीं देखना है। देखो अब तीसरा जो मान है 2.42 है, कितना है 2.42 है, और 2.62 है, तो अंतर देखना है सिर्फ 0.20। 71 और ये कितना 0.9 हो गया लगभग, और ये हो गया 62 और ये 18। तो ये सारे मान आ गए 0.01, 0.06, ठीक है, ये अंतर आया। और ये सबके मात्रक क्या होंगे भाई, पीछे सेकंड। ये सब आगे निरपेक्ष त्रुटियां।
तो पहला तो अपना सवाल हो गया, निरपेक्ष त्रुटियाँ सबकी अपन ने निकाल ली, ये हो गई। इतने तक अगर आएगा तो जितने निरपेक्ष त्रुटि के मार्क्स हैं वो अपने को मिल जाएंगे, और आगे जीरो लगाना है तो लगा दो शुद्धता की दृष्टि से, क्योंकि पॉइंट कभी भी सिंगल नहीं रहता है, पॉइंट के आगे आगे जरूर जीरो आता है। कभी भी ऐसे लिखना .20 गलत है, इससे अच्छा 0.20 लिखो, ज़्यादा उचित है। ठीक है भाई, .20 लिखना मैं बार बार कह रहा हूँ गलत है, ये उचित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अपन ने निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल दी, अब निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा टी का औसत। तो इन सबका औसत करेंगे तो क्या होगा, 0.01, 0.06 पूरा लिखना, 0.20, 0.09, 0.18 बट्टा फिर से कितना आया 5। जोड़ो, देखो जोड़ो तो भाई क्या आएगा, खुद ही जोड़ लो। 8 9 कितना हुआ 17, 17 और 6 23 और 1 24, 4 2 3 2 5, लगभग ये आ गया भाई, देख लो ध्यान से, लगभग ये आ गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 अक्षरों तक 0.11 आ जाएगा। अब अपने पास टी आ गया, देखो ध्यान से, अब अपने पास टी आ गया या टी आ गया, और अपने पास डेल्टा टी भी आ गया, 2 मान आ गए। तो अब अपने पास प्रतिशत, और वो तो आसानी से आ जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो देखो इसी में कर लेते हैं। तो अब आ गए सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि कितनी थी, डेल्टा टी बट्टा टी मतलब 0.11, 0.11 बट्टा 2.62। सापेक्ष त्रुटि क्या हुई 0.11, ध्यान से देखिए भाई, 0.11 बट्टा 2.62, 0.11 सापेक्ष त्रुटि निकाल दी अपन ने। क्लियर, इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखो भाई यहाँ तक, 0.11 बट्टा 2.62, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन अब देखिए, आपको पता है, सुनिएगा ध्यान से, कि बट्टों में क्या करते हैं, न्यूनतम सार्थक अंक देखते हैं। जब भी ऐसे बट्टा हो रहा है, देखो पॉइंटों का बट्टा हो रहा है, तो सार्थक अंक मैंने का देखना है। तो आप देखो इसका सार्थक अंक देखेंगे तो ऊपर वाले का सार्थक अंक कितना है, आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से आपको पता है कि आगे वाले 0 हटेंगे तो ऊपर 2 ही अक्षर है, तो ऊपर सार्थक अंक कितने हैं, 2। तो 2 सार्थक अंकों तक इसको लेना है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सार्थक अंकों तक, तो ये इस पे ऊपर राउंड ऑफ होगा तो कुछ होना नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04। और जब प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे, जब प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो आंसर कितना होगा, डेल्टा टी बट्टा टी इंटू 100, तो 0.1 2.62 इंटू 100, यह आ जाएगा 0.04 इंटू 100, दैट इज़ लगभग 4%। ये लगभग आएगा, लगभग। तो इस तरह से अपन ने पूरा सिद्ध कर लिया। देखो एनसीईआरटी के उदाहरण और क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल और थोड़े से कठिन है, ध्यान रखना। इस लेवल पे अगर आप सोचने लग जाते हो तो आपका कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सवाल मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर दी। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत होगी। 5 मान दिए हुए थे बेटा, 5 मान दिए हुए थे, तो मुख्य मान था नहीं, मैंने पाँचों का औसत करके मुख्य मान आवर्तकाल का निकाल लिया। फिर मैंने कहा भाई निरपेक्ष त्रुटियाँ, तो मैंने उस मुख्य मान से इस सब के अंतर निकाले, तो ये सबकी निरपेक्ष त्रुटियाँ आ गई। प्लस माइनस आता नहीं है इसमें, निरपेक्ष त्रुटि होगी। सापेक्ष त्रुटि, तो फिर सापेक्ष त्रुटि के लिए इन सबका औसत निकाला मैंने, तो इन सबको जोड़ा बट्टा 5 किया, इन सबका औसत आ गया इतना। तो अब मेरे पास डेल्टा टी आ गया, मेरे पास टी आ गया, मैंने दोनों को भाग दिया तो मेरे पास सापेक्ष त्रुटि आ गई। फिर मैंने
100 से गुणा कर दिया, मेरे पास प्रतिशत त्रुटि आ गई। इस प्रकार ये उदाहरण 2.7, इस प्रकार उदाहरण 2.7 हल हुआ। अब आगे अगला सवाल जो आपके लिए आ सकता है, ये मान कुछ और दे दें और इसी प्रकार से कहानी पूछ लें, तो आपको ध्यान रखना है और सार्थक अंकों को गणना में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है और बार बार कैलकुलेशन गणना करोगे, उससे ये चीज़ें आ जाएगी। अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला भाई? राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके दो घड़ियों की जांच की जा रही है। क्या की जा रही है भाई? दो घड़ियों की क्या की जा रही है? जांच की जा रही है। आपको दिख रहा होगा सवाल मेरे हिसाब से। तो दो घड़ियों की क्या की जा रही है? जांच की जा रही है, दो घड़ियों की। तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में मानक घड़ी से तुलना करके, किससे? मानक घड़ी से तुलना करके दो घड़ियों की जांच की जा रही है। और मानक जो घड़ी है जिससे मेन मान रहे हैं, उसमें कितने 12 का समय दर्शाती है। कितना समय दर्शाती है? तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये घड़ी 1 है और ये घड़ी 2 है, और जो मानक घड़ी है, सुनना ध्यान से, उसमें कितना है? 12.0000 ये समय हो रखा है। तो इन दोनों से तुलना करते हैं। तो इससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, प्रिसाइज या प्रिसीजन और एक्यूरेसी। परिशुद्धता, सुनना भाई ध्यान से, दो चीज़ें बताता हूँ, परिशुद्धता और यथार्थता। यथार्थ मान लो यथार्थता, ठीक है? परिशुद्धता और यथार्थता, ये दो चीज़ें हैं। दिखना मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना। ये आपने ऐसे देखे होंगे, अब आपने देखे होंगे कि ऐसा ये निशाने वाला एक यंत्र होता है, लगा हुआ होता है, ठीक है? अब सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इससे वो मारता हूँ डॉट, मान के चलो, सुनना, ये इस तरह से एंगल पे सेट है कि मैंने एक लगाया यहीं आया, दूसरा लगा यहीं आया, तीसरा लगा यहीं आया, सब इसी के आसपास आए, मुख्य के पास नहीं आए। और किसी और व्यक्ति ने लगाया, किसी और व्यक्ति ने लगाया, उसने क्या किया, यहाँ लगा, दूर दूर लगे, सेंटर के पास। एक व्यक्ति ने लगाए यहाँ एक ही जगह पे बार बार, और एक ही व्यक्ति ने सेंटर के पास लगाए, लेकिन हर एक बार थोड़ा दूर दूर लगे, और इसने जब भी लगाए सब पास पास लगे। तो सुनना, एक्यूरेसी, मुख्य मान के समीप। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए? मुख्य मान के क्या होना चाहिए? समीप। मुख्य मान सेंटर का, इसके समीप। तो ये जो सारे मान हैं, ये आपके कैसे एक्यूरेट मान है, एक्यूरेसी है। क्लियर? भले वो अलग अलग हो, पर ये जो मान है परिशुद्ध नहीं है। सुनना, मुख्य मान के समीप के जो मान होते हैं उसे एक्यूरेट कहते हैं, लेकिन ये जो एक्यूरेट तो है, लेकिन ये परिशुद्ध नहीं है। ये परिशुद्ध नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दूर दूर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्लियर? लेकिन सुनना, ये जो मान है लाल कलर के जो सब पास पास है, ये जो सारे मान है लाल कलर के जो पास पास है, ये प्रिसाइज है। क्या है? प्रिसाइज है, परिशुद्ध मान है। मतलब ये मुख्य मान के समीप तो नहीं है, लेकिन जहां भी है एक दूसरे के बड़ी समीप है, एक दूसरे के बड़े समीप है। मतलब कि निकट मान, एक दूसरे के जो क्या है, निकट मान है, बड़े समीप मान है। मुख्य मान के समीप होगा तो उसे एक्यूरेट कहेंगे, एक दूसरे के मान के समीप होंगे तो उसको क्या कहेंगे? परिशुद्ध कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ उदाहरण दिया, इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी मानक घड़ी का मान तो कितना, 12 बजे है। तो आप देखो 12 बजे तो ठीक है, लेकिन इसका देखो न्यूनतम देखो 11:59 और अधिकतम कितना है? 12:01:50। हाँ, 12:01:50, ये दो ही मान लग रहे मेरे को। 12:05, 12:01:15, 12:01:50, ठीक है?
59:15 ये भी नहीं है, चलो ये भी नहीं लेंगे। इधर देखो 59 यही तो कम है सबसे, तो यही कम है। देख लो दोनों में, पहले 11-11 वाले देख लो, तो इसमें कम कौन सा, ये कम देख लिया, 11 वाले ही कम होगा, उसमें कम ये है। 12 में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो देखो ये तो हो नहीं सकता सब में, और ये भी तो कैंसिल हो गया। अब बच्चा कितना, इतना तसल्ली से करना है बड़े, एक 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 एक, ठीक है। अब ज़्यादा किस में, 19 30, 19 कम है, 30 ज़्यादा है, क्लियर। 30 और 50 में 50 ज़्यादा है, तो अपने को ये मिल गए दोनों मान। इसमें देखें सब 10 के ही हैं, तो 10 में और 14 में, तो 14 वाले ये दो है, देख लेते हैं एक बार। 14 में कम कौन सा है, ये वाला 14-53, तो कम वाले में तो कम देखेंगे, ज़्यादा वाले में ज़्यादा देखेंगे, तो कम है 10 14, और ये 59 है, 53 है, तो ये वाला अपने ले लिया एक। अब बात करते हैं 15 की, तो ये सब 15 के हैं, लेकिन 15 में अपने को ज़्यादा लेना, तो 15 6 18 से कम है, हटा दिया। 7 भी कम है, हटा दिया। 24 ज़्यादा है, 18 भी हटा दिया। 11 वैसे ही कम है, क्लियर। अब आप यहाँ देखिए, मैं इन दोनों का अंतर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इन दोनों में अंतर कितना है बताओ, तो आपने कहा सर यहाँ पे तो माइनस करना है, तो आपने कहा सर यहाँ पे कितना है, सेकंड की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं, सेकंड। 11:59:08, ठीक है। तो देखो 59 और 8 में, सुनना मैं क्या करूँगा इसमें, मैं जब 52 जोड़ूंगा तब ये 60 होगा, 60 होगा, और ये 60 बन जाएगा। फिर मैं 60 और जोड़ूंगा तब ये 1 हो जाएगा, और फिर मैं 50 और जोड़ूंगा तब जाके ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 और 5 5 10 और 16, 162 सेकंड। मतलब इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला, मैंने कहा भाई 11:59:08 है, इसमें 52 सेकंड जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, हो गया भाई 12 बज गए पूरे, 52 सेकंड जोड़ते ही। फिर 1 मिनट पूरा है, 1 मिनट के 60 सेकंड, और फिर 50 सेकंड है, तो 50 सेकंड तब तक आ जाएगा 162। यहाँ की बात करें 14:53, तो मैंने कहा पहले मैं 7 जोड़ूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और फिर मैं कितना जोड़ूंगा, 24 जोड़ूंगा, तो अपना काम हो जाएगा 4 और ये 94 सेकंड, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 94 कैसे यार, 7 और 07 होगा ये एक्चुअली, ठीक है। वापस कर लेते हैं, क्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और क्वेश्चन को बैकग्राउंड में आ जाए ना, चलो इस क्वेश्चन को अपन साइड में ही कर देते हैं, आपको एक बार तो समझ में आ गया, इसको साइड में इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, सुनिएगा ध्यान से, अपन ने इन दोनों में यहाँ पे जो अंतर देखा वो प्लस 162 आया, प्लस 162 सेकंड आया जब अपन ने अंतर देखा। और इधर जब अंतर अपन देखेंगे तो प्लस 07 और प्लस 24, तो ये लगभग 31 का अंतर आया। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था कि मानक घड़ी के, देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, मुख्य मान के जो समीप होता है उसको कहते हैं यथार्थ। तो घड़ी कौन सी, मानक घड़ी के समीप किसके मान है, 12 बजे। ये तो क्या है, 10 बजे 2 घंटे का फर्क आ रहा है, क्लियर। तो देखो 2 घंटे का फर्क आ रहा है, तो मानक या मुख्य मान के समीप जो है वो यथार्थ है। तो ये घड़ी कैसी होगी, यथार्थ या यथार्थ मापन देने वाली घड़ी, एक यथार्थता मापन करेगी।
और घड़ी 2 का आप देखो प्रिसाइज है, क्योंकि इसके जितने भी मान है 31 सेकंड के अंदर अंदर ही है। वेरी भी कर रहे हैं तो इसमें 31 सेकंड के अंदर ही वेरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो वेरी कर रहे हैं 162 सेकंड, मैंने बताया ना दूर दूर है। तो ये यथार्थ तो है, लेकिन ये परिशुद्ध नहीं है। ये परिशुद्ध नहीं है। ये यथार्थ है लेकिन ये परिशुद्ध नहीं है घड़ी 1। लेकिन घड़ी 2 जो है इसका अंतर कम है, एक दूसरे के निकट मान है सारे मान, और सारे मान जो है इतने 31 सेकंड के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये परिशुद्ध तो है। क्या है भाई? ये परिशुद्ध है लेकिन ये यथार्थ नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। पहले न्यूनतम और मैक्सिमम मान देके उनका अंतर ले लिया। इधर आया 162 सेकंड और उधर आया 31 सेकंड। तो आपको पता है कि जब मान निकट है, इसके मान सारे निकट है, तो ये तो हो गया परिशुद्ध, और ये मानक घड़ी के समीप मान है, इसलिए सारे मान क्या हो गए? यथार्थ हो गए। मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत होगी नहीं। और अंतर कैसे दिखा? इनमें जो भी न्यूनतम मान है और जो मैक्सिमम मान है उसका अंतर ले लिया समय का, बस। इसी के साथ अब अगला सवाल करते हैं। किसी तापमापी द्वारा मापे गए पिंडों के ताप क्रमशः 20 इतना है और दूसरा मान इतना है। ये पूरा ऐड करते, ठीक है। तो तापांतर और उसके आई त्रुटि ज्ञात कीजिए। पिंडों का तापांतर तो अपने को ज्ञात करना है T1 माइनस T2। तो देखो तापांतर क्या हुआ, वापस देखो तापांतर करना है तो तापांतर क्या करें? ज़्यादा माइनस कम कर दें। तो मैंने कहा T2 माइनस T1। T2 कितना है? 50 डिग्री, और ये कितना है? 20। तो 50 माइनस से 20 गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मुख्य मान हो गया। अब त्रुटियां हमेशा प्लस माइनस में होती है और त्रुटियां सदैव जुड़ती है। ये परम त्रुटियां ये जुड़ेगी, मैंने पहले आपको बताया है। तो ये 0.5 प्लस 0.5 ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों का अंतर 50 और 20 का अंतर तो हुआ 30, और त्रुटियां सदैव जुड़ती है, त्रुटियां घटेगी नहीं। तो 0.5 और 0.5 जुड़ के बेटा कितना हो जाएगा? 1। अगर बोलते योग करो, क्या बोलते हैं? योग करो, तो योग क्या होता? दोनों तापों का 50 और 20 70, और त्रुटियां फिर भी जुड़ती, तो 70 प्लस आंसर आ जाता 70 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने का कोई भी तरीका चलेगा। ये तो बड़ा आसान था। अब अगला उदाहरण है, प्रतिरोध R बराबर V बटा I है, जिसमें ये मान दिया हुआ है और अपने को त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। R बराबर V बटा I, प्रतिशत त्रुटि के लिए सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत त्रुटि के लिए सवाल करा चुका हूँ, इसलिए देखो डेल्टा R बटा R इंटू 100। अरे यह चैप्टर ऐसा शानदार है, डेल्टा V बटा V इंटू 100 और डेल्टा I बटा I इंटू 100। प्यारे बच्चों देखो, भाग हो कुछ भी हो, त्रुटियां सदैव जुड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो प्लस आ जाएगा। देखो जो निकालना वो एक साइड में रख लिया, बाकी सूत्र है डेल्टा R बटा R इंटू 100, डेल्टा V बटा V इंटू 100, डेल्टा I बटा I इंटू 100, और बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, कभी माइनस का चिन्ह नहीं आता, ये ध्यान रखना त्रुटियों के जोड़ में। अब डेल्टा V, तो V का मान ये है, डेल्टा V ये है और V ये है, तो क्या रखोगे? 5। पीछे वाला डेल्टा V होता है, परम त्रुटि होती है। मैंने पहले बताया ये जो पीछे वाला होता है ये परम त्रुटि होती है या प्रतिशत त्रुटि होती है। अगर ये 5% दिया होता तो सीधा इस पूरे की जगह 5% लिख देते, लेकिन ये अगर 5 दिया हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो परम त्रुटि होगी या प्रतिशत त्रुटि होगी, और जब प्रतिशत त्रुटि होगी तो प्रतिशत का चिन्ह होगा, ये ध्यान रखना। सापेक्ष त्रुटि कभी नहीं आएगी यहाँ पे। तो 5/100 इंटू हो गया 100 प्लस, इसकी बात करें तो 0.2 और 10, 0.2 और बट्टा 10 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, तो 100 से 100 गया, बचा 5, प्लस 10 से 10 गया और 0.2 को 10 से गुणा किया तो आया 2, आंसर आया 7, और आंसर आया 7%। देख लो भाई ध्यान से, आंसर आया 7%। जैसे मैंने स्टेप किए ये स्टेप करने पड़ेंगे, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखो जादू करते हैं। क्या करते हैं? जादू। जैसे जादू कैसे करते हैं? सीधा लिखते हैं
कुछ बच्चे करते हैं जादू, बचपन से उनको जादूगर बनने का बड़ा शौक है, क्लास में ध्यान देते नहीं हैं और फिर परीक्षा में जादू करके आ जाते हैं। परीक्षा में जादू देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जादू कर देते हैं, इस तरह का जादू कर देते हैं और फिर बाहर आके खुश होते हैं कि अभी मैंने तो सही कर दिया, वी बटा आई, वी की जगह वी रख दिया, आई की जगह आई रख दिया, जादू कर दिया। बाहर आके खुश होता है कि मैंने जादू कर दिया। और ऐसे जादू के पैसे मिलते हैं, नंबर मिलते हैं 0। हमारे भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज इसीलिए करी, बात आ रही समझ में। जीरो के बिना आपको पता है जीरो की महत्ता भी बहुत है और खाली जीरो की कोई वैल्यू भी नहीं है। 1 से 9 तक सब पता था, लेकिन जीरो लगा पीछे तभी तो 10 बना, तभी तो 20 बना, तभी तो 100 बना, तभी तो 1000 बना। तो जीरो की बड़ी महत्ता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। और ऐसी ये जो कहते हैं पागलपंती बेवकूफ़ी मत करना, नहीं तो नंबर मिलेंगे 0 और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो कि ये जगह सूत्र है तो इसका प्रतिशत में सूत्र इस तरह से बनता है। मैंने सब थ्योरी में बताया है और मैंने बताया है कि ये परम त्रुटि होती है, ये मुख्य मान होता है। परम त्रुटि रखी, मुख्य मान रखा, इंटू 100 किया, परम त्रुटि रखी, मुख्य मान रखा, इंटू 100 किया, हल करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब आया ओम का नियम, हरिओम, ओम का नियम आया भाई। अब बच्चों आया ओम का नियम, तो ओम के नियम को अपन हल करेंगे, ठीक है। ओम के नियम का सवाल जो है अपन थोड़ा सा हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। ओम के नियम का पहला सवाल तो आसान है, दूसरे में कॉन्सेप्ट और उसका हिंट दिया हुआ है और बिना हिंट के अपन इसको कर नहीं सकते, ठीक है। बात आ रही समझ में। फिर बिना हिंट के आंसर जो ये चाहता है वो नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये हिंट दिया हुआ है, क्लियर। तो सवाल है कि R1 इतना है और R2 इतना है, दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और समांतर, पार्श्व का मतलब क्या होता है, समांतर, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है भाई। श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए के लिए संबंध मतलब सूत्र दिया हुआ ये इस्तेमाल करिए और बी के लिए सूत्र ये इस्तेमाल कीजिए और ये सूत्र का दिया हुआ है। तो अपन पहले तो कर लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अपने को पता है दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2 होगा। R1 का मान दिया हुआ है, R2 का मान आपके सामने दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, R बराबर दोनों का मान तो पहले जोड़ूंगा, प्लस माइनस तो दोनों की त्रुटियों को भी मैं जोड़ूंगा, सीधी सी बात। तो 100 प्लस 200 ये तो मुख्य मान हो गया R1 प्लस R2 जो सूत्र लगना है, और त्रुटियाँ सदैव जुड़ती है, तो 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 और पीछे आ जाएगा हरिओम मात्रक। यहाँ तक बेटा किसी को समस्या हो तो ध्यान से देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके मान आ गया 300 और ये आ गई त्रुटि। अब अगला सवाल है जो हिंट से सॉल्व होगा, तो अपन लिखते हैं पहला ए, अब बी का हिंट क्या है सुनेगा, R बट्टा R स्क्वायर। क्या है भाई, R बट्टा, इसमें डैश भी लगे हुए हैं, ये मिस्टेक मत करना, R डैश ये डैश, तो ये R डैश बट्टा R डैश का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इस सवाल को एक बार सही कर लेते हैं। इस सवाल में मुझे कुछ कमी लग रही है, इस सवाल में कुछ कमी लग रही है, तो इस सवाल में इन सब के आगे क्या होगा, डेल्टा। क्या होगा भाई, डेल्टा। तो
डेल्टा आर डैश बट्टा आर डैश का स्क्वायर डेल्टा आर वन बट्टा आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसी से हल होगा। तो देखो अपने को निकालना क्या, सुनना, अपने को निकालना है ये है पहले समस्या का समाधान। देखो डेल्टा आर डैश क्या निकालना है, डेल्टा आर डैश निकालना है, कुछ नहीं करना, डेल्टा आर डैश निकालना है। क्योंकि देखो सुनना क्या क्या गिवन है, सुन लो। देखो बड़ा बस हिंट दिया हुआ है तो बड़ा आसान है, डेल्टा आर डैश निकालना है, ठीक है भाई, क्योंकि त्रुटि रखनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर वन, हाँ डेल्टा आर वन दिया हुआ है, डेल्टा आर वन कितना है 3, ये 3 दिया हुआ है। डेल्टा आर टू कितना दिया हुआ है, डेल्टा आर टू, ये डेल्टा आर टू ही तो है, आर टू की त्रुटि है तो डेल्टा आर टू, तो ये कितना है 4। आर वन कितना दिया हुआ है 100, 100 का स्क्वायर रख देंगे, और आर टू कितना दिया हुआ है 200, 200 का स्क्वायर रख देंगे। आर डैश कलर वही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर है भाई, ये ध्यान रखना, आर डैश का स्क्वायर है, आर डैश का स्क्वायर है, कोई इसको मत समझना आर की घात 12 नहीं है, आर डैश का स्क्वायर है। अब आर डैश क्या है, इनका तुल्य, तो इस सूत्र से पहले मैं तुल्य निकाल लूँ, क्लियर। तो मैं क्या कैसे निकालूँ, मैं चला जाता हूँ इधर। अब देखो 1/r डैश, अगर इस सूत्र को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो आपने ऐसे भी लिखा होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, आपको ध्यान हो तो याद आ रहा है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में तुल्य का फॉर्मूला ये होता है, लसब लेके इसको सॉल्व करते हैं, लसब लेके सॉल्व करना आता है ना, करो चलो। मैंने कहा 1/r1, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 आया लसब, इधर चला गया R2, इधर गया R1, उल्टा कर दिया तो ये आ गया, उल्टा कर दिया ना, R1 ऊपर चला गया, R1 R2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अब चलो मान रखो यहाँ पे R1 कितना है 100, R2 कितना है 200, और R1 R2 का योग कितना है 100 + 200, तो R डैश कितना आ गया भाई 100 × 200 बट्टा हो गया 300, 2 0 से 2 0 गए, आंसर हो गया 200/3, आंसर हो गया 200/3। ये ध्यान रखो भाई, ओम। आर डैश का मान आ गया सीधा 200/3, तो इसका मान भी कितना आ गया भाई, इसका मान भी अभी अभी अपने निकाला, तो आर डैश का मान आ गया 200/3 का स्क्वायर। अब इतना सब कुछ दिया हुआ है तो हल नहीं कर सकते, सब तो दे दिया, अब क्या है गणना तो करनी है, करना क्या है गणना, मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कुछ कठिन है नहीं। क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ करनी है गणना, और आ जाएगा आंसर टपक करके। अब देखिए सुनिएगा धीरे धीरे, मेरे को पता है इसको निकालना है, तो मैंने रखा है डेल्टा आर का डैश, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनिएगा, मैं इसको भेज रहा हूँ उधर, तो मैंने लिखा 200/3 का स्क्वायर, क्लियर, इनटू 3/100 का स्क्वायर प्लस, ये गुणा आगे इससे होगा तो इससे भी तो होगा, तो फिर से हुआ 200/3 पूरा मान जो है उसका स्क्वायर, मैंने इसको काटा नहीं अभी, इनटू 4/200 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लियर, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। अब गणना है तसल्ली। अब इसके बाद क्या रखनी है बेटा, इसके बाद रखनी है तसल्ली। फास्ट भागोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो तसल्ली से अपन निकालते हैं, 2 × ये कितना है, इसको खोल ही लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 2 3 4 0, 4 और 4 0, ठीक है, ये हो गया 9,
ये हो गया 3, ये हो गया 1 2 3 4 प्लस ये हो गया 4 1 2 3 4, ये हो गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 है ही, और ये कितना हो गया 4 और 1 2 3 और 4 जीरो, मैंने सब खोल लिया। 4 जीरो से बेटा 4 जीरो समाप्त, 4 ये पूरा ही समाप्त। क्लियर? 3 से बेटा ये 3 समाप्त, 3 से ये 3 समाप्त। तो अब जो अपना उत्तर आएगा वो कितना आएगा, आप हिसाब लगा लो। अब अपन यहाँ से अलग कलर चेंज कर लेते हैं। अब अपना आंसर के करीब है। तो देखो 4 और ये 3, तो ये आ गया 4/3, बाकी सब कटा गया प्लस। देखो ये 9 था, 3 से कट गया 3, 4/3। इधर कितना है 4/9। क्लियर? अब इसको जब हल करेंगे तो आएगा 9 3 4 3 12 प्लस 4 16/9। कितना आएगा 16/9। कितना आएगा भाई 16/9, जिसका मान होता है लगभग 16/9, जिसका मान कितना होगा, तो भाग करेंगे 1.77, जिसको लगभग अपन लिख सकते हैं 1.8 ओम। तो अपने जो त्रुटि आ गई, परम त्रुटि, ये कौन सी त्रुटि है, डेल्टा आर परम त्रुटि। ये सूत्र दिया हुआ था, सबके मान गिवन थे, और इसका मान अपने आर डैश का निकाल दिया था, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इन सबके मान गिवन थे, डेल्टा आर अपन ने निकाल दिया तरीके से 1.8 आ गया। अब अपन लिख देंगे समांतर क्रम में प्रतिरोध, अतः लिख दें, अतः समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना होगा 200/3 प्लस माइनस 1.8 ओम। 200/3 प्लस माइनस 1.8 ओम, ये अपना आंसर होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी। श्रेणी क्रम बच्चों, श्रेणी क्रम बड़ा आसान है, श्रेणी क्रम आप कर सकते हो, सीधा जोड़ना है और मुख्य मान को त्रुटियाँ भी जुड़ जाएगी। समांतर क्रम में आपको हिंट दिया हुआ है, तो आपको हिंट के आधार पे करना है। आपको किस आधार पे करना है, हिंट के आधार पे करना है। तो हिंट में जो भी फॉर्मूला देखो ये है, और ये इसका पहले यहाँ से तो आर डैश निकाल लोगे, और फिर ये पूरा जो सूत्र है, ये जो पूरा सूत्र है, इसमें डेल्टा आर डैश के अलावा सब आपके ज्ञात है। ये ज्ञात यहाँ से हो जाएगा, ये सब दिया हुआ है, सॉल्व करोगे डेल्टा आर डैश आ जाएगा 1.8, और ये आर डैश के साथ आपको प्लस माइनस करके लिख देना है। आर डैश के साथ प्लस माइनस करके लिख देना है। आर डैश का मान 200/3 आया हुआ था, और डेल्टा आर डैश का मान अपन ने लिख लिया। कुल मिला के क्या है समान, इसका मान क्या है, आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश। तो डेल्टा आर डैश का तो मान अपन ने निकाल दिया था, और डेल्टा आर डैश का मान ये सब निकाल दिया। तो यहाँ इस प्रकार से हो गया। थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, बाकी हिंट दिया हुआ रहता है तो ये कठिन नहीं होगा। पेपर में हिंट दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, यदि z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 बट्टा c और d की पावर 3/2 हो तो z को, देखो सवाल पढ़ लो भाई, तो z की अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, सूत्र है z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 बट्टा c और d की पावर 3/2। अगर ये सवाल दिया हुआ है तो z में ज्ञात करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा z/z इंटू 100। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे, a का है तो डेल्टा a/a इंटू 100, b का है तो डेल्टा b/b इंटू 100, डेल्टा c/c इंटू 100, और डेल्टा d/d इंटू 100, ऐसे लिख दिया मान लो मैंने। क्लियर? गुणांक है, आपको पता है आगे आते हैं, तो मैं यहाँ अच्छे से दूसरे कलर से लिख लूँ। ये गुणांक है 4, तो 4 आगे आ गया। इसका गुणांक 1/3, 1/3 आगे आ गया। इसका गुणांक 1 ही है तो कोई मतलब नहीं है। इसका गुणांक कितना है 3/2, तो 3/2 आगे आ गया।
अब इधर देखिए, त्रुटियां सदैव जुड़ती है, त्रुटियां सदैव जुड़ती है। कुछ भी हो हमेशा इनके बीच में कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। हमेशा इनके बीच में कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ये प्लस का चिन्ह आएगा। बस ये आपका आंसर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस अब आपको ए की प्रतिशत त्रुटि जो भी दी हुई हो, ए की प्रतिशत त्रुटि जो भी दी हुई हो वो रख दो, बी की प्रतिशत त्रुटि जो भी दी हुई है वो रख लो, सी की प्रतिशत त्रुटि जो भी दी हुई है वो रख लो, डी की प्रतिशत त्रुटि जो भी दी हुई है रख लो। ये कभी मत सोचना कि बट्टे में तो ऊपर जाएगा, घात माइनस होगी और माइनस आएगा। अगर बीच में यहाँ माइनस चिन्ह आ गया मतलब त्रुटियाँ घट रही है। त्रुटियाँ कभी घटती नहीं है बच्चों, कभी कोई गलती नहीं होगी। मज़ा आ जाएगा, चैप्टर 1 से पता चल जाएगा कि आपका क्या लेवल है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो अब आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये सवाल जो है AIEEE में भी आ चुका है, ये सवाल AIEEE में भी आ चुका है। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये NCERT का सवाल एज इट इज़ कंपटीशन में आया हुआ है बेटा, एज इट इज़ कंपटीशन में आया हुआ है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को अपन ख़त्म करेंगे। अगली कक्षा में फिर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने में वैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह करने में थोड़ा सा बस मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसी सरल लोलक का दोलन काल इतना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देख ले तो ठीक है, वैसे कर लेते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। तो देखो टी बराबर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ ये है पाई, ठीक है। तो टी बराबर 2 पाई रूट में L बट्टा जी, ये दिया हुआ है, ये सूत्र दिया हुआ है। L का मापित मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और 1 mm की इसमें यथार्थता है, मतलब 1 mm इधर उधर हो सकता है। समय में 1 सेकंड विभेदन है, कितना, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इधर उधर हो सकता है। और टोटल समय कितना है, 90 सेकंड। तो 4 चीज़ें अपने काम की ले ली, 100 दोलन है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो जी के निर्धारण की यथार्थता क्या है, यथार्थता वही है जो त्रुटि है। मतलब जब भी यथार्थता ज्ञात करना है तो भी आपको त्रुटि ज्ञात करनी है, ये आपके पास सूत्र है। तो आप क्या करिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपको जी निकालना है तो पहले जी को एक साइड में ले आओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पूरे समीकरण को स्क्वायर कर दीजिए। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं होगा, एल बट्टा जी हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, पहले वर्ग कर दिया। वर्ग क्यों कर दिया, वर्ग इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए जी, मुझे निकालनी है जी में यथार्थता। तो मैं चाहता हूँ जी भाई एक साइड में आ जाए, टेंशन खत्म हो जाए। तो मैंने पूरे का कर दिया वर्ग, मैं जी को लाया एक साइड में, और इधर आया 4 पाई स्क्वायर एल बट्टा टी स्क्वायर। मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसकी प्रतिशत त्रुटि सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो बेटा डेल्टा जी बट्टा जी इंटू 100 तो बराबर, यह एक नेतांक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। नेतांक तो नेतांक होता है, चाहे भारत में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, कहीं भी चले जाओ, 4 पाई स्क्वायर का मान 4 पाई स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो अब एल की बात है तो डेल्टा एल बट्टा एल इंटू 100, और टी की बात है तो डेल्टा टी बट्टा टी इंटू 100, और टी की घात 2 है तो घात आगे भाई आगे, और बीच में समय सा लगेगा प्लस का चिन्ह। और इसी के साथ ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, AIEEE जेई मेंस में आ चुका है, जेई में आ चुका है। देखो एज इट इज सवाल आया है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बस डेल्टा एल, तो देखो एल का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने एल का मान लिखा 20 सेंटीमीटर, 20 और सेंटी को मैंने लिख दिया 10 की घात -2 मीटर, मीटर में लिख देता हूँ मैं। और जिसमें 1 mm की यथार्थता है, तो त्रुटि कितनी हो सकती है, 1 mm यथार्थता है, मतलब त्रुटि 1 mm, मतलब 1 मिली को मैंने ये लिख दिया मीटर इंटू 100। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे गणना में बच्चे करते हैं गलती, यहाँ गणना में करते हैं गलती, वो गलती आपको नहीं करनी है। इसी के साथ प्यारे बच्चों आगे देखिए, आगे ये देखिए कि 2 तो ठीक है, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, और सेकेंड कितने हैं 90,
टोटल समय 90 सेकंड है और इनटू है 100। तो आप जब इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, काटा काटी करनी है तरीके से, सब हो जाएगा बेटा, बेहतरीन हो जाएगा। तो आप देखिए 10 की घात -2 से 10 की घात ये गया -1 बचा, -1 से ये 1 0 कटा दिया, 1 0 से ये 1 0 कटा दिया, तो यहाँ बचा मेरा आधा सिर्फ, देख लेना। 1 0 से ये 1 0 कटा दिया, ये बचा बेटा 20/9। 20/9 का मतलब होता है 2.2। 20/9 का मतलब आता है लगभग कितना आता है, सब कटा दिया तो ये आ जाता है 2.2। वापस देख लो भाई, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2.2, और इसमें ये जो है पॉइंट वाला ये जुड़ जाएगा, तो करके देख लें, 9 दूनी 18, तो ये आपका मान आ जाएगा। उसको पीछे एक बार इरेजर से कर दें, तो देखो 1.2 का मान तो होता है 0.5 प्लस 9 दूनी 18, 2 फिर दूनी 18, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, तो लगभग इतना ही मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.7%। तो आपका उत्तर होगा 2.7%। इसी के साथ मेरे हिसाब से आ चुका है, AIEEE में भी आया हुआ सवाल है। इसी के साथ आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज, लेकिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखें और एक एक सवाल को अपने दिमाग में सेट करें, तो मेरे हिसाब से आपका जो फिज़िक्स का जो डर है, कठिनाई है, वो सब दूर हो जाएगी और आपको फिज़िक्स में मज़ा आने लगेगा। फिज़िक्स को फील करना सीखो, उसमें मज़ा लेना सीखो, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और जितने भी वैज्ञानिक खोज करते हैं वो फिज़िक्स को फील करते हैं, उसका एहसास करते हैं। बोरिंग मत लो फिज़िक्स को मज़ा लेके पढ़ो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।